नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में इस्लामी धार्मिक और शैक्षणिक संगठनों के ग्रुप मुताहिदा मुजहिस-ए-उलेमा एमएमयू ने स्कूलों में भजन और सूर्य नमस्कार को लेकर नाराजगी जाहिर की। इंदौर में गरबा व डांडिया का रंग चढ़ा, बाजारों में गरबा को लेकर उत्साह चरम पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिलों के संरक्षण मंत्री नियुक्त किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। जम्मू कश्मीर में इस्लामी धार्मिक और शैक्षणिक संगठनों के ग्रुप एमएमयू ने स्कूलों में भजन और सूर्य नमस्कार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से इसे रोकने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि यह मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। एमएमयू का यह बयान एक वीडियो के वायरल होने के बाद आया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के छात्र रघुपति राघव राजाराम गाते दिख रहे थे। इसे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी शेयर किया। महबूबा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, धार्मिक विद्वानों को जेल में डालना, जामा मस्जिद को बंद करना और यहां स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देशित करना कश्मीर में भारत सरकार के असली हिंदुत्व एजेंडे को उजागर करता है। उनके आदेशों को नकारना, पीएसए और यूएपीए को बुलावा देना, ये वह कीमत है जो हम इस बदलते जम्मू कश्मीर के लिए चुका रहे हैं। एमएमयू ने श्रीनगर के जामा मस्जिद में एक बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एमएमयू ने कश्मीर की मुस्लिम पहचान को कमजोर करने के प्रयास पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बैठक में कहा गया कि घाटी के स्कूलों में योग और सुबह की प्रार्थना के नाम बच्चों से भजन गवाने वाला फरमान मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। यह मान्यता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इसने लोगों में नाराजगी है। एमएमयू ने प्रशासन, शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों से आग्रह किया है कि कश्मीर में मुसलमानों की ओर से इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे धार्मिक और इस्लामी मान्यताओं के लिए सीधी चुनौती कहा है। एमएमयू ने बयान में कहा कि प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अपील है कि वे अपने आदेशों को तुरंत वापस ले लें और स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में इन प्रथाओं को बंद कर दें। योगा के नाम पर, कभी मॉर्निंग प्रेयर के मौके पर मुस्लिम तलबा से मुख्तलिफ़ किस्म के भजन पढ़ाने, कभी सूर्य नमस्कार करने और ऐसी दूसरी चीज़ों के इनेकाद पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए हुकूमत से महकमा तालीम और मुतल्लिका एजेंसियों को वाज़ेह कर देना चाहता है कि वादी कश्मीर में इस तरह की गैर इस्लामी सरगर्मियों के इनेकाद से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ हमारे इस्लामी अकायद और दीनी अफकार और नज़रियात के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए मुसलमान कश्मीर के लिए नाकाबिल कबूल हैं। वो इन चीज़ों को किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर सकते। बीते 2 सालों के कोरोना के चलते नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा व डांडिया के आयोजन में ग्रहण लगा था, लेकिन इस बार इंदौर में गरबा व डांडिया का रंग चढ़ा है। बाजारों में गरबा को लेकर उत्साह चरम पर है। रंग बिरंगी गरबा डांडिया के परिधान बाजारों में बिक रहे हैं, जिसे खरीदने की होड़ लगी है। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते गरबा व डांडिया का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 500 से अधिक माता की झांकियां लगाई गई है। इस दौरान गरबा और डांडिया खेलने के लिए शहरवासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाजारों में उससे जुड़े परिधानों की मांग भी बढ़ गई है। बता दें कि कई सामाजिक संगठनों की ओर से इस बार गरबा व डांडिया का आयोजन जगह जगह कराया जाना है। डांडिया खेलने के शौकीन बाजार में अपनी पसंदीदा पोशाकें बुक करवाने पहुंच रहे हैं। 9 दिन के गरबा करने वाले लोग अक्सर किराए की ही पोशाक लेकर पहनते हैं और इसके लिए पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। किराए के ड्रेस देने वालों के यहाँ ग्राहकों की शुरू हो गई चुकी है और इस साल अच्छी ग्राहकी होने के साथ बीते 2 साल
साल का नुकसान भी पूरा होने की उम्मीद व्यापारियों ने की है। 2 साल बाद होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं बाजारों में गरबा ट्रेड की बुकिंग शुरू हो गई है। एक स्थानीय ने बताया कि इस बार नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। ड्रेस का भी नया कलेक्शन है। कोरोना से मुक्ति मिल गई है तो इस बार नवरात्रि की खुशी दोगुनी है। बता दें कि इस बार 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि है। इस दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्था की ओर से गरबा व डांडिया का आयोजन किया गया है। बहुत उत्साह है लोगों को, बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, स्पेशली नवरात्रि का 9 दिन गरबे करने का। लेडीज़ों को, महिलाओं, बच्चों को, स्कूल जाने वाली लड़कियों को, कॉलेज जाने वाले बच्चों को, जेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है कि हम गरबे करें उत्साह के साथ। देखा जाए जैसे ही अनाउंसमेंट हुए थे कि गरबे स्टार्ट होने वाले हैं, लगभग इंदौर के सभी पंडाल फुल हो चुके थे, रजिस्ट्रेशन सभी जगह के क्लोज हो चुके थे। और गरबा ड्रेसेस जैसे हम आए हैं अभी यहाँ पे लेने के लिए, तो यहाँ भी कलेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। फिर भी भैया कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छे से अच्छा कलेक्शन दिखा सके, और बहुत अच्छा कलेक्शन इन्होंने हमें दिखाया। इस बार नवरात्र का उत्साह तो बहुत ही अच्छे से रहेगा, बहुत ही धूमधाम से मनाई जाएगी। और रही बात ड्रेसों का, तो बहुत नया नया कलेक्शन है और बहुत ही मतलब अच्छे से मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना से भी अब तो मुक्ति मिल चुकी है। तो इस बार तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डबल से खुशी होगी इस बार नवरात्रि की। बहुत है कलेक्शन, तो इतना है कि ड्रेसों का तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा ड्रेस पसंद करें। और इनकी शॉप पे तो इतना कलेक्शन है कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या ले क्या नहीं ले। बाकी बहुत अच्छा है जो भी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिले के संरक्षक मंत्री नियुक्त किए हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी विदर्भ के कई क्षेत्रों का प्रभार मिला है। वरिष्ठ भाजपा नेता फडणवीस को वर्धा, अमरावती, अकोला, भंडारा और गढ़चिरौली के संरक्षण मंत्री होंगे, जबकि स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को मुंबई शहर और कोल्हापुर का संरक्षण मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं महारनगर का उपनगरीय जिला पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के अधीन होगा और मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल अहमदनगर व सोलापुर के संरक्षण मंत्री होंगे। वन मंत्री सुधीर मुंगविता चंद्रपुर और गोविंदा और शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पुणे के संरक्षण मंत्री होंगे और आदिवासी कल्याण मंत्री विजय कुमार गावित नंदुरबार के संरक्षण मंत्री होंगे। घोषणा के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन धुले, लातू और नांदेड़ के संरक्षण मंत्री होंगे। वहीं जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल बुल्ढाना और जलगांव का जिम्मा संभालेंगे। बंदरगाह मंत्री दादा भूषे नासिक और मंत्री संजय राठौर यवतमाल और वाशिम को संभालेंगे। वहीं सहकारिता मंत्री अतुल सावे जालना और बीड़ के संरक्षण मंत्री का प्रभार संभालेंगे। आबकारी मंत्री शंभुराज देसाई सतारा और ठाणे का प्रभार संभालेंगे। वहीं श्रम मंत्री सुरेश खाड़े को सांगली, ईजीएस मंत्री संदीपन भुमरे और स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को औरंगाबाद, परभणी और उस्मानाबाद का संरक्षण मंत्री बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान को पालघर और सिंधुदुर्ग का संरक्षण मंत्री और जबकि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को हिंगोली का संरक्षण मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने बैठक की तस्वीरें साझा की। इसमें कहा गया कि राज्यसभा सांसद शरद पवार ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। वहीं राकंपा ने एकनाथ खड़से के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पर बयान दिया। पार्टी ने उनके भाजपा में शामिल होने की अटकल को खारिज कर दिया। राकंपा के प्रवक्ता महेश तापसे ने यहां कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री खड़से 2020 में भाजपा छोड़कर पवार की अगुवाई वाली पार्टी में शामिल हो गए थे। हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को इंडियन नेशनल लोकदल की रैली होने ही इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी शामिल होंगे। इसके अलावा रैली में बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल के नेता नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला सहित कई प्रमुख विपक्षी नेता मंच साझा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और इनेलो के संस्थापक चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर प्रस्तावित रैली में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी महासचिव सीताराम येरुची और भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा के विचारक दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका अंत्योदय पर जोर देना और गरीबों की सेवा करना उन्हें प्रेरणा देता है। 1916 में मथुरा में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के पदाधिकारी और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साथ ही ये भाजपा के अग्रदूत थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकात्म मानववाद और सभी वंचितों का उत्थान के उनके दर्शन को अपनी सरकार के कल्याणकारी उपायों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया है। मोदी ने कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता हूं। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए उठाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा उठाए गए कदम हमें प्रेरणा देता है। उन्हें एक असाधारण विचारक और बुद्धिजीवी के रूप में भी याद किया जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. एक बाद रुक करते आगे की खबरों पर। उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है।
ट्रफ रेखा पूर्वोत्तर राजस्थान उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा से बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी तक जा रही है। विदा होता मानसून सितम देकर जा रहा है। बीते एक सप्ताह से देश के अलग अलग राज्यों में जमकर हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार बारिश के कारण जलभराव है। लोग जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या से जुड़े रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में कुछ राहत मिलने के आसार है। हालांकि पूरी तरह से मौसम मंगलवार के बाद ही साफ होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। ट्रफ रेखा पूर्वोत्तर राजस्थान उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी तक जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इसके चलते निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा, जिस कारण उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर भारत में बारिश की रफ्तार चढ़ेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में से बारिश का सिलसिला थमना शुरू होगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश कम होना शुरू होगी और मंगलवार तक पूरी तरह से बादल साफ हो जाएंगे। हालांकि रविवार को कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी और मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने इन इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। इनमें अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद शामिल है। प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ बारिश के साथ साथ आंधी तूफान के आसार भी जताए जाए हैं और इसी बीच बरेली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। दिल्ली में एक महिला ने एक क्लब और बार के बाउंसर पर बदसलूकी का आरोप लगाया। महिला ने दावा किया कि बार में एंट्री को लेकर हुए विवाद के चलते बाउंसर ने उसे और उसके दोस्तों को धक्का दिया। उसने कहा कि बाउंसर ने उसके कपड़े फाड़े और उसके साथ बदतमीजी की। साउथ एक्सटेंशन पार्टेक एरिया के कोड नाम के बार में हुए इस घटना के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें महिला हंगामा करती दिखाई दे रही है। वहीं बाउंसर्स पर गुस्सा करती है और फर्नीचर भी गिरा देती है। उसकी चाल ढाल से लग रहा है जैसे वो नशे में हो। इस वीडियो को लेकर अभी महिला ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पुलिस ने बताया कि वे घटना 18 सितंबर रात करीब 2 बजे की है, जब उसके पास महिला का फोन आया। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां महिला के कपड़े फटे और बिखरे हुए दिखे। महिला ने दावा किया कि बार के 2 बाउंसर और मैनेजर ने उसके कपड़े फाड़े। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि उन लोगों ने उसे मारा और गलत तरीके से छुआ। इसके बाद महिला को इलाज के लिए एम्स के ट्रामा सेंटर ले जाया गया। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल के लिए सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाल रही है। वहीं पुलिस बाउंसर को भी ढूंढ रही है, जो फिलहाल फरार है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। साउथ कोरिया आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। उसने एक बयान में कहा, नॉर्थ कोरिया ने ईस्ट कोस्ट की और समुद्र में मिसाइल दागी है। नॉर्थ कोरिया ने प्योंगयांग के 100 किलोमीटर दूर ये मिसाइल टेस्ट किया है। ये टेस्टिंग अमेरिका और साउथ कोरिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परीक्षण की वजह साउथ कोरिया और अमेरिका के नजदीकी रिश्ते हैं। दरअसल अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जल्द साउथ कोरिया की विजिट पर जा रही है। उनके साउथ कोरिया पहुंचने की तारीख तय नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल अटेंड करने के बाद साउथ कोरिया जाएगी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। आसान शब्दों में कहे तो नॉर्थ कोरिया परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण नहीं कर सकता है। इसके बावजूद लगातार मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके पहले मई में भी मिसाइल टेस्ट किया गया था। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट ऑफिस से मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर किम सिंग हान ने मिसाइल टेस्टिंग की सूचना मिलते ही एक इमरजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा, नॉर्थ कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कानून का उल्लंघन किया है। इसके दोनों देश के बीच तनाव बढ़ रहा है। नॉर्थ कोरिया अपने मिलिट्री बिल्डअप को तेजी से बढ़ा रहा है। बीते दिनों नॉर्थ कोरिया ने कई सारे मिसाइल टेस्ट किए हैं। इनमें एक नई प्रकार की लंबी दूरी की
क्रूज मिसाइल्स और एक हाइपरसोनिक मिसाइल ड्रोन शामिल है। एपीएन न्यूज के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने 2017 से लेकर अब तक 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर कूड़ा उठाने के नाम पर 84 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि बलसवा के कूड़े के पहाड़ से कूड़ा उठाने के लिए ये गबन किया गया। इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि बिना भाजपा नेताओं की भागीदारी के इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव नहीं है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि कूड़ा उठाने के लिए भाजपा ने फरवरी 2020 में एक कंपनी को 3,250 रुपये प्रति मैट्रिक टन का टेंडर दिया था। नियम के अनुसार ट्रकों में जीपीएस लगाया था, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। इसके बाद टेंडर रद्द कर दिया गया। बाद में एक नई कंपनी को मात्र 400 रुपये प्रति मैट्रिक टन का टेंडर दिया गया। तब तक पुरानी कंपनी 3 लाख मैट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस कर चुकी थी, जिसके अनुसार 84 करोड़ का घोटाला हुआ है। पाठक ने पूछा कि जब 400 रुपये प्रति मैट्रिक टन का टेंडर कूड़ा उठाने के लिए संभव था तो 3,250 रुपये प्रति मैट्रिक टन का टेंडर क्यों दिया। पाठक ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दस्तावेज के हवाले से यह भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। भाजपा ने दुर्गेश पाठक के आरोप को खारिज कर दिया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने हर विभाग में पुख्ता सबूत के साथ घोटाला उजागर होने से आम आदमी पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी उस ट्रक जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी को पे करती थी 3250 रुपए, जबकि वो अभी इस टेंडर में निकल के आए उसको एक्चुअली सिर्फ 400 रुपए ही देने की जरूरत थी, 3250 रुपए की जरूरत नहीं थी। तो पर अगर ट्रक देखा जाए तो लगभग 2800 रुपए का इनका नुकसान हुआ। अगर उसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 84 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस कूड़े के उठाने में हुआ है। ये बलसवा लैंडफिल साइट का मामला है, वहां पे ये कूड़े का पूरा मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनकी जांच होनी चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि किस तरह से इतना बड़ा घोटाला 84 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, किस तरह से किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक रविवार दोपहर निर्माणाधीन माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। 5 मिनट के निरीक्षण में उन्होंने निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था को जमकर फटकार लगाई और सही तरह से काम करने की नसीहत दी। साथ ही प्राचार्य को भी निर्देशित किया। डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक भवन में लगे पाइप को देखते ही वे भड़क गए। साइज को कम बताया और गुणवत्ता विहीन बताते हुए कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार को फटकार लगाई और पाइप बदलने की बात कही। आगे बढ़े तो पाइप में जंग होने से खफा हो गए, उसको बदलने की बात कही। इसके बाद पाइप सहित अन्य गड़बड़ियां भी पाई गई, जिसको सुधारने के लिए कहा। साथ ही प्रचार के इसे झाक से कहा कि निर्माण कार्य होने के बाद सारा कार्य देखने के बाद ही हैंड ओवर करने के लिए कहा। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि यह 31 अक्टूबर तक भवन हैंडओवर हो जाएगा। जल्द ही भवन की सौगात मिलेगी और 300 बेड का अस्पताल शुरू हो जाएगा। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक श्याम धनी राही और डीएम संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद आदि मौजूद रहे। सरकार के 6 माह पूरे होने पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में जो जन कल्याण की योजनाएं हो जन जन तक पहुंच रही हैं और कानून का राज और मजबूत हुआ है। प्रदेश की सरकार पर आम जनता का भरोसा बढ़ा है। मैं प्रदेश के समस्त जनमानस को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, जिस प्रकार हम लोगों ने 6 माह में काम किया है दूसरे टर्म में, इसी प्रकार और मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश में हम सब काम करते रहेंगे। कानून का राज और मजबूत होगा और विकास योजनाएं और जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वो जन जन तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। सर, पिछले साल की अपेक्षा इस साल 5 साल के कम बच्चों की मौतें कम हुई हैं, किस तरह से जानते हैं आप कि संचारी रोग अभियान चला करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 1 वर्ष में 3 बार संचारी रोग अभियान चलाते हैं, जिससे मच्छर या जो
मच्छर जनित रोग हैं उनको हम पनपने से रोकते हैं। इस बार डेंगू, मलेरिया, कालाजार और इंसेफ्लाइटिस पर हमने बहुत हद तक सफलता पा ली है। कालाजार तो लगभग समाप्त हो चुका है और ये सब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने करके दिखाया है। हमने 10 विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया, इसमें पंचायती राज, नगर विकास, ऐसे लगभग 10 विभाग हैं जिनके एक साथ प्लेटफार्म पे ला करके जनता के बीच में जा करके अभियान चलाया और मच्छर और जो जहाँ पर जल भराव होते थे उनको छिड़काव करके समाप्त किया। सफाई रखिए, इससे काफ़ी नियंत्रण करने में हमें सफलता मिली। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। My life, my Lyra. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद रुक करते आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र के गोविंदा जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। गोंदिया के सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल के 120 छात्रों को एक ट्रक में जानवरों की तरह भरकर ले जाया गया। नतीजा ये हुआ कि 120 बच्चों में से कई दम घुटने से बेहोश हो गए हैं। इन्हें एकोदी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इन छात्रों को कोयलारी आश्रम स्कूल में खेलने के लिए ट्रक में ले गए थे। कोलियारी से लौटते समय छात्र बेहोश हो गए। देवरी के आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी विकास राचलवार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना के दोषी स्कूल के प्रधानाध्यापक और उन्हें छात्रों को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करनी थी। ट्रक उसका विकल्प नहीं हो सकता था। वहीं गोंदिया के संरक्षण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। टीम इंडिया ने लेजेंडरी प्लेयर झूलन गोस्वामी को कमाल का फेयरवेल गिफ्ट दिया। उन्होंने इंग्लैंड में पहली बार क्वीन स्वीप किया है। उसे 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 की जीत मिली है। भारतीय टीम ने आखिरी मुकाबला 16 रनों से अपने नाम किया है। लॉर्ड्स में भारतीय टीम ने पहले तो 170 रनों का स्कोर बनाया, उसके बाद इंग्लिश बल्लेबाजों को 153 रन पर आउट कर दिया। उसकी ओर से ओपनर स्मृति मंदाना ने 50 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा ने नाबाद 60 रनों की पारी के लिए पूजा। वस्त्राकर ने 22 रन जोड़े। इंग्लैंड की गेंदबाज कैट क्रॉस को 4 सफलताएं मिली।
इटावा जिले में सफारी पार्क में मनन की मौत के बाद अब गुजरात से एक और शेर और 8 भालू लाने की तैयारी है। सभी भालू रांची के बिरसा मुंडा पार्क से लाए जाएंगे। इसके लिए सफारी प्रशासन पत्राचार कर रहा है। सफारी में भालू सफारी बनाई गई है। उद्घाटन के समय यहां पर 4 भालू लाए गए थे, इनमें से एक की मौत हो गई थी। ऐसे में बाहर से आने वाले पर्यटकों को कभी कभी इनके दीदार हो पाते थे। ये देखते हुए सफारी प्रशासन ने 8 भालू लाने की तैयारी की है। सभी को लाने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। वहीं इटावा सफारी में एक और शेर जूनागढ़ से लाया जाएगा। सफारी में शेरों की संख्या 19 हो जाएगी। इटावा सफारी पार्क के डायरेक्टर AK सिंह ने बताया कि सफारी के डॉक्टरों की एक टीम रांची जाएगी। वहां भालुओं की सेहत की जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें यहां लाने की तैयारी की जाएगी। बता दें कि इटावा सफारी में भालू सफारी भी बनाई गई है। अभी इस सफारी में 3 भालू है। भालुओं की संख्या कम होने से कई बार पर्यटकों को बिना दीदार के लौटना पड़ता है। इसे देखते हुए इसकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विराट कोहली ने भावुक रोजर फेडरर और राफेल नडाल की फोटो को दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बताया। अपनी इमोशंस पोस्ट में लिखा, किसने सोचा था कि 2 प्रतिद्वंदी एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं। यही खेल की खूबसूरती है। दरअसल रोजर फेडरर ने अपना आखिरी मुकाबला शुक्रवार की रात राफेल नडाल के साथ लेवर कप में खेला। फेयरवेल के समय दोनों रो पड़े। विराट ने कहा, यह मेरे लिए खेल की दुनिया से जुड़ी सबसे खूबसूरत तस्वीर है। जब आपके साथ ही आपके लिए आंसू बहा रहे हैं तो आप जानते हैं कि ईश्वर ने जो आपको हुनर दिया है उसके साथ आप कैसे बेहतर कर पाए। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं। यह आखिरी मैच लंदन में खेला गया। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉफ की जोड़ी ने नडाल और फेडरर की जोड़ी को 4-6, 7-6, 11-9 से हराया। 41 साल के फेडरर मैच खत्म होने के बाद बेहद भावुक हो गए। वो रोते हुए दिखे। राफेल नडाल और रोजर फेडरर 40 बार एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं। नडाल को 24 मैच और फेडरर को 16 मुकाबलों में जीत मिली है। अपने आखिरी मैच के लिए फेडरर ने कहा, कहीं न कहीं हम सब इस पल से गुजरते हैं। ये शानदार दिन था। मैं खुश हूं, दुखी नहीं हूं। यहाँ होना गर्व की बात है। मैं आखिरी बार अपने जूतों के फीते बांधकर बेहद खुश हूं। यहाँ सब मेरे लिए कुछ आखिरी बार था। मैं तनाव में नहीं आया। हालांकि मुझे एहसास था कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन मैच शानदार था। नडाल के साथ खेलना और सभी दिग्गजों का यहाँ होना शानदार था। सभी का शुक्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार चौथी बार ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसके लिए वे यूएस फेडरल रिजर्व समेत अन्य देशों की केंद्रीय बैंकों को भी राय ले सकता है। आरबीआई ने मई के बाद से रेपो रेट में 140 बेसिक पॉइंट्स की वृद्धि की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्रीय बैंक इसे अब 50 बेसिक पॉइंट्स की वृद्धि के साथ 3 वर्षों में उच्च स्तर पर ले जा सकता है। केंद्रीय बैंकों ने मई में रेपो रेट में 40 बेसिक पॉइंट्स और जून व अगस्त में 50 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। वर्तमान में 5% उपभोक्ता मूल्य आधारित खुदरा महंगाई ने मई में नरमी के संकेत दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अगस्त में यह फिर से बढ़कर 7% हो गई। केंद्रीय बैंक अपनी द्विमासिक मुद्रित नीति तैयार करने समय खुदरा महंगाई को ध्यान में रखता है। आरबीआई गवर्नर के नेतृत्व वाली मौद्रिक नीति समिति बुधवार से अपनी 3 दिवसीय बैठक शुरू करने वाली है। इस बैठक के फैसले की घोषणा शुक्रवार 30 सितंबर को की जाएगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने हाल में ही महंगाई में नियंत्रण पाने के लिए ब्याज दरों में 0.75% बढ़ाने की घोषणा की है। लगातार तीसरी बार वृद्धि के बाद बैंक का बेंचमार्क फंड दर 3% से बढ़कर 3.25% हो गया है। ब्रिटेन और यूरोपियन संघ के केंद्रीय बैंकों ने भी महंगाई पर काबू पाने के लिए दरों में वृद्धि की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविश ने कहा कि भारत में महंगाई लगभग 7% के उच्च स्तर पर बनी हुई है और इसके जल्द ही नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। सरकार द्वारा आरबीआई को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि खुदरा महंगाई 4% पर बनी रहे। हाउसिंग.com के ग्रुप CEO ध्रुव अग्रवाल कहते हैं कि
लचीला आर्थिक विस्तार और मजबूत क्रेडिट ग्रोथ के बीच महंगाई पर लगाम लगाना आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। उन्होंने कहा, दरों में किसी भी तरह की वृद्धि के चलते बैंक होम लोन की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन हमारी राय है कि इसका खास प्रभाव नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टी की मांग मजबूत नहीं हुई है। इस त्योहारी सीजन के दौरान इस मांग में और तेजी आएगी। केरल के कोट्टायम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने फैसला किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाए। जो लोग वंचित हैं उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान माकपा सरकार एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है जहां सरकार कर्ज के जाल में फंस जाएगी। कर्ज अब लगभग दोगुना हो गया है, यहां तक कि सीएम कार्यालय भी भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर नहीं है। सोना घोटाले की आंच सीएम ऑफिस तक पहुंच गई है। नड्डा ने कहा कि अराजकता है, फ्रीज तत्व बढ़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। मैं अपने उन कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं जो इन सब के बावजूद दिन रात काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। असम भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर असम के काजीरंगा में उद्घाटन हुआ। चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव पहुंचे और इसमें भाग लिया। यहां पहुंचने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, काजीरंगा में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के उद्घाटन पर सदगुरु जग्गी वासुदेव का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि सदगुरु जीवी की दूरदृष्टि से हमारे चिंतन शिविर को लाभ मिलेगा और भविष्य में बेहतर काम करने और रोडमैप बनाने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। इस मौके पर काजीरंगा में सभी मंत्री, भाजपा विधायक और वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने काजीरंगा सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ मिट्टी बचाओ आंदोलन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मिट्टी के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और इसके क्षरण को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जग्गी वासुदेव असम सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए बहुत काजीरंगा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जिलेवासियों को कई सौगातें दी। उन्होंने विकास कार्यों के लिए जिले को कुल 600 करोड़ का पैकेज दिया। इसमें मुख्य रूप से थावे में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई। थावे दुर्गा मंदिर के समीप प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि थावे में मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए जिले के लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी और छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना साकार होगा। जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने में 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि में मॉडल अस्पताल में 100 बेड, 10 आईसीयू बेड व अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। आने वाले 2 वर्षों में मॉडल अस्पताल को और विकसित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंधवलिया प्रखंड के जजवा में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रामा सेंटर का संचालन शुरू किया जाएगा। यहां पर भवन पहले से बनकर तैयार है। ट्रामा सेंटर संचालित होने से एनएच व अन्य मुख्य सड़कों पर दुर्घटना में जख्मी गंभीर मरीजों का उचित इलाज हो सकेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सुबह के पर्यटन स्थल शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें कुल 57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। थावे में सरकारी स्तर पर दुकानें बनेगी, पार्किंग, शौचालय, यात्री निवास, विवाह भवन व मेला भवन की व्यवस्था होगी। मंदिर के समीप स्थित दोनों तालाबों का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिर तक पहुंचने वाले कुछ 22 संपर्क पथों का निर्माण कराया जाएगा। यह सड़कें पथ निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जाएगी। जंगल परिसर में इको फ्रेंडली पार्क बनेगा। इसमें बच्चों के खेलने कूदने और बुजुर्गों के टहलने की व्यवस्था होगी। का जो दौरा हुआ है, कम से कम गोपालगंज को 600 करोड़ रुपए का 600 करोड़ रुपए का हम लोग जो है विकास के कार्य 6
600 में से सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का आज आशीर्वाद, थावे वाली माँ का आशीर्वाद आज हम लोगों ने लिया है मंदिर में, तो हम ये घोषणा करना चाहते हैं कि थावे में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हम करते हैं, और जिसकी लागत, ये गोपालगंज का जो मेडिकल कॉलेज होगा ये थावे में ही होगा, और ये तकरीबन जो है 500 करोड़ का जो है ये बनेगा। और आप लोगों को बता दें, इसके साथ ही साथ जो गोपालगंज का सदर हॉस्पिटल है, एक मॉडल हॉस्पिटल के तहत आज इसका हम लोग भी शिलान्यास अभी करेंगे। ये तकरीबन 33 करोड़ का जो है ये होगा, जिसमें कि 100 बेड का होगा, 10 ICU बेड होगा, और इसका लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 2 साल में इसको हम लोग मॉडल हॉस्पिटल को हम लोग तैयार करें। और तीसरा, क्योंकि रोड डिपार्टमेंट, अस्पताल, अर्बन डेवलपमेंट सब हम लोगों के पास है, तो झझवा सिद्धवलिया में ट्रॉमा सेंटर का स्थापना हम लोग करनी चाहिए। कई किलोमीटर चले जाइए, एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन इलाज नहीं हो पाता है, तो ट्रॉमा सेंटर होने से हाईवे पे चलने वाले जितने यात्री होंगे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो उसको देखते हुए इमरजेंसी के रूप में ट्रॉमा सेंटर का जो है हम लोग ऑलरेडी बिल्डिंग बना हुआ है, ये झझवा और सिद्धवलिया में पड़ता है, ये ट्रॉमा सेंटर का हम लोग स्थापना करेंगे। और क्योंकि जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, हमको खुशी हो रही है ये कहते हुए कि ये पूरा प्रांगण जितना थावे मंदिर का कैंपस है, इसके लिए हम लोग विशेष तौर पे पैकेज ला रहे हैं जो तकरीबन 57 करोड़ का होगा, जहां सारे दुकान जो है हम लोग बना करके देंगे, पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी, ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यकरण का काम कराया जाएगा, जो 2 तालाब है उसको और सौंदर्य का हम लोग काम करेंगे। तो एक पूरा आप कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है रोड, कई रोडों का जो निर्माण है, लगभग 22 करोड़ का जो मंदिर के आसपास आने जाने वाला जो है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। चाय तैयार है? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। एक बात रुक करते आगे की खबरों पर। हेमा मालिनी से हाल ही में जब कंगना रनौत के मथुरा से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो वो नाराज होते हुए दिखी। हेमा मालिनी ने कहा कि मीडिया के लोगों तो राखी सावंत का नाम भी उछाल देंगे। इनके इस बयान के बाद ट्विटर पर राखी सावंत ट्रेंड करते लगी और यूजर्स ने उन्हें सपोर्ट में पोस्ट किए। अब राखी ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने तंज कसते अंदाज में कहा कि ये तो सीक्रेट था, वो उनकी शुक्रगुजार रहेगी जो उन्होंने ये शब्द उनके लिए कहे हैं। राखी सावंत कुछ भी करे वो अलग अंदाज में करती है। हेमा मालिनी को जवाब देते हुए राखी ने कहा, मैं इतनी खुश हूं, असल में ये सीक्रेट था कि मैं 2024 में चुनाव लड़ने वाली हूं। ये मोदी जी और अमित शाह ऐलान करने वाले थे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी दिल की ड्रीम गर्ल, मेरी स्वीट हार्ट हेमा मालिनी ने ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ने वाली हूं। आगे राखी ने कहा कि असल में मोदी जी और अमित जी कहने वाले थे मेरे बारे में
चाहे मोदी जी हो या हेमा मालिनी जी हो, मेरे लिए एक ही बात है, मैं स्मृति ईरानी पार्ट 2 बनने वाली हूं। मैं बहुत खुश हूं। अब मैं चुनाव लड़ूंगी। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगी और आप सब मेरा साथ देंगे ना। थैंक यू हेमा मालिनी जी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा बयान दिया। धन्यवाद। कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है इस बार? आप? मेरा विचार क्या मैं बताऊं? मेरा विचार भगवान के ऊपर है। लॉर्ड कृष्णा विल डू इट। यहाँ के मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उसको तो आप बनने नहीं देंगे। आप दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखेंगे फिल्म स्टार ही बनेगा। आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं, हेमा मालिनी कन्हैया जी ने भक्त जंजन जी राखी सावंत माननीय हेमा मालिनी जी ने कह दिया। जी दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि वो एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूँ। थैंक यू मोदी जी कि आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है, तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी पीएम बन सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती हूँ? डेफिनेटली मैं बनूंगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। किसके अपोजिट? ये सरप्राइज। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक मंदिर में चप्पल पहनकर घुसने पर बवाल हो गया है। राज्य में विपक्षी दल भाजपा ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। दरअसल गोपालगंज जिले के थावे में स्थित प्रसिद्ध देवी माता मंदिर के तेजस्वी यादव चप्पल पहनकर घुस गए थे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की खूब आलोचना हो रही है। वहीं बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार सरकार की किताब में उप मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल या प्रिविलेज होता है ना, इसमें थावे मंदिर परिसर में चप्पल पहनकर घूमने का भी लिखा है क्या, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों और अधिकारी नंगे पांव है। निखिल आनंद ने अपने ट्वीट में आगे जहां जब सुरक्षा कर्मी व अन्य सहयोगी खाली पैर मंदिर परिसर में थे तो चप्पल पहनने की विशेष सुविधा आपने क्यों लिया भाई? ऐसे धर्मनिरपेक्ष बनिएगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गोपालगंज में थावे माता मंदिर में गए थे और उन्होंने वहां दर्शन एवं पूजन किया था। उसी दौरान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत में 5G दूरसंचार सेवाएं बहुत जल्द शुरू की जाएगी और सरकार का लक्ष्य 2 साल के भीतर पूरे देश को कवर करना होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा। मंत्री ने पहले कहा था कि भारत अक्टूबर तक 5G सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने अगस्त के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र जारी करते हुए उन्हें 5G सेवाओं के रोल आउट के लिए तैयार करने के लिए कहा था। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ भारत उच्च गति वाली 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने के अंतिम चरण में है। रिलायंस जियो ने पहले ही घोषणा कर दी कि वे इस साल दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे कई प्रमुख शहरों में हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सेवाएं लॉन्च करेगी। इसके बाद ये 2023 के दिसंबर तक देश भर के प्रत्येक शहर, तहसील और तालुका में अपने 5G नेटवर्क का विस्तार करने का इरादा रखता है, जो अब से लगभग 18 महीने बाद है। 5G क्या है और ये वर्तमान 3G और 4G सेवाओं पर कैसे भिन्न है, उसकी बात करें तो 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है जो बहुत तेज गति से डेटा के बड़े सेट को प्रसारित करने में सक्षम है। 3G और 4G की तुलना में 5G में बहुत कम विलंबता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाएगी। कम विलंबता न्यूनतम विलंब के साथ बहुत अधिक मात्रा में डेटा संदेशों को संसाधित करने की दक्षता का वर्णन करती है। 5G रोलआउट्स के खनन, वेयरहाउसिंग, टेलीमेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र में दूरस्थ डेटा निगरानी में और अधिक विकास होने की उम्मीद है। Very soon 5G services will be launched and our target will be that within 2 years practically entire country should be covered with 5G services.
This will again entail about 3 lakh crore investment, about 35 billion US dollars. 35 billion US dollars investment will be put in 5G coverage. So with broadband fiber cable, with regulatory simplification, with 4G and 5G coverage, the connectivity piece, which enables a huge amount of digital health initiatives, digital health innovations, that will be available. That will be available to all of you. That will be available to all the startups who have displayed their wonderful products in the neighboring exhibition. That will be available to each and every common citizen of this country to innovate, to get good services. Health data is among the most sensitive data that we all want to protect from eyes which need not see those health data. This is something which is very, very personal, very sensitive, very important for all of us. And to make sure that we create a robust regulatory framework in which anybody who shares data is assured that yes, the data will be fully protected, there will be a good consent mechanism, there would be extremely robust data sharing algorithms and framework in which if I want to share data with somebody, then only the data gets shared, otherwise it doesn't. बीकानेर के रामपुरा बस्ती एरिया में बन रहा एक पुल रविवार दोपहर अचानक गिर गया। पुल के आसपास काम कर रहे 7 लोग घायल हो गए, जिनमें पीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के निकलते वाली गाड़ियों के कारण बाधित हो रहे रास्ते को सुचारू करने के लिए पुल बन रहा है। पिछले 4 साल से बहुत ही सुस्त चाल से ये पुल बन रहा है। रविवार दोपहर पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से रविवार दोपहर को ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके साथ लगा लोहा, सरिया और सपोर्ट में लगाए गए पाइप भी गिर गए थे। मलबा काफी एरिया में फैलने के कारण आसपास से निकल रहे और वहीं पर काम कर रहे 7 लोग घायल हो गए थे। घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया था। एक की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जबकि शेष 6 को सामान्य चोट आई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद नाशा शहर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों में सूरज विश्वकर्मा, सत्यजीत, राजकुमार, प्रहलाद और प्रकाश, कमलेश और जीती देवी घायल है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवी लाल पार्क महेंद्रगढ़ में पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक ताऊ देवीलाल की 11.25 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर पौधारोपण भी किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल जन जन के नायक रहे हैं और कोई एक वर्ग नहीं बल्कि 36 बिरादरी के सर्वमान्य नेता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर स्टैचू लगाया गया है जो इमरजेंसी के दौर में चौधरी देवीलाल ने 19 महीने जेल में काटे थे। उस स्थान को हम चौधरी देवीलाल के प्रति समर्पित करते हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बाईपास जैसी कुछ मांगे रखी। इस पर श्री चौटाला ने कहा कि ये तो छोटी छोटी मांगे हैं। हमने तो एनएच से टेक और करके लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से नारनौल से दादरी तक 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा है, जो ये 11 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं 2009 में यहां आया था तब मुझे उनके साथ के बुजुर्ग बताया करते थे कि उस समय व्यवस्था बनाने में देवीलाल के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि समय जरूर लगा, लेकिन उस पार्क में चौधरी देवीलाल स्टैचू भी लगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। ज्यादा खबरें पढ़ने और देखने के लिए जुड़े रहे राष्ट्रप्रथम के साथ। नमस्कार।